नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 29 जून 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। क्या आप अपने डिवाइस पर बस टैप करके आसान पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं? हैमस्टर कॉम्बैट पेश करता है एक ऐसा गेम जो जुलाई में क्रिप्टो मार्केट में लिस्ट होने वाला है, और कम से कम एक भारतीय रुपए की कीमत पर। फोन पर टैप करके पैसे कमाने का इंतजार है? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और टैप करके आसान पैसे कमाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। समाचार संख्या 1। धर्मशाला बस अड्डे का कॉन्ट्रैक्टर तलब। धर्मशाला बस अड्डे के कॉन्ट्रैक्टर को बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण ने तलब किया है। यह स्थिति लगभग वैसी ही है जैसे कोई चाय की दुकान खोलकर चाय ना बेचे, लेकिन ग्राहकों से पैसे लेता रहे। बस अड्डे का निर्माण नहीं हो रहा है, मगर वहां आने वाली बसों से पैसे की वसूली हो रही है। ऐसा लगता है मानो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा दो बस अड्डा लो की नई टैगलाइन बना ली है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने खुद इस बात का खुलासा किया। शुक्रवार को शिमला में बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। इस बैठक में धर्मशाला बस अड्डे का मामला छाया रहा और इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कॉन्ट्रैक्टर को अगली बीओडी बैठक में बुलाने का फैसला लिया गया। पूछा जाएगा कि आखिर निर्माण कार्य कब शुरू करेंगे और कब पूरा होगा। इसके पहले कॉन्ट्रैक्टर से यह भी पूछा जाएगा कि बिना निर्माण किए पैसे की वसूली कैसे हो रही है। लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसे की वसूली का कोई गुप्त फॉर्मूला है जो उसने अब तक छुपा रखा था। मकलोडगंज शिमला के अड्डों पर भी विवाद। मकलोडगंज और शिमला के बस अड्डे को लेकर भी विवाद चल रहा है। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर समझौते के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। शिमला में तो कई साल पहले आईएसबीटी का निर्माण किया गया था, लेकिन पुराने समझौते को लेकर विवाद अभी भी कायम है। लगता है बस अड्डों के निर्माण का काम ऐसा हो गया है जैसे कोई लंबे समय तक चलने वाला टीवी सीरियल जिसका अंत कभी नहीं आता। निर्णय लिया गया है कि बद्दी व फतेहपुर में नए बस अड्डों का निर्माण होगा। उम्मीद है कि ये निर्माण कार्य किसी रहस्य रोमांचक उपन्यास की तरह दिलचस्प और अंत में संतोषजनक होगा। वहीं कुछ स्थानों पर नए अड्डों के निर्माण को लेकर भी रिपोर्ट मांगी गई है। देखते हैं यह कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। समाचार संख्या 2। सर्वेक्षण में खुलासा, यहाँ 95 बच्चों ने नहीं देखा कभी स्कूल। जिला सिरमौर में 95 बच्चों ने अब तक स्कूल के दर्शन ही नहीं किए हैं। शायद ये बच्चे सोच रहे हैं कि स्कूल जाना किसी और ग्रह की यात्रा जैसा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत किए गए सर्वे में पाया गया कि ये सभी बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और कभी स्कूल नहीं गए। ये बच्चे प्रवासी मजदूर और बाहर से आने वाले कामगारों के परिवारों से हैं, जो काम में हाथ बंटाते हैं। लगता है इन्हें बचपन में ही नौकरी का अनुभव मिल रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अब नॉन रेजिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर NRST को शुरू किया जा रहा है, जिसमें इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। डाइट नाहन के समन्वयक लेखराज ने बताया कि शिक्षा खंड सुरला, पांवटा और माजरा में इन सेंटरों को शुरू किया जा रहा है, जहां बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए TLM, स्कूल की किताबें, शूज और सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। शायद अब बच्चों को लगेगा कि स्कूल जाने से कोई बड़ी आफत नहीं आने वाली। ड्रॉप आउट सर्वे शुरू। नई शिक्षा नीति के तहत सिरमौर में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का ड्रॉप आउट सर्वे भी शुरू हो गया है। इन बच्चों को पूर्व में स्कूल में देखा गया था, लेकिन अब वे स्कूल छोड़ चुके हैं। लेखराज का कहना है कि इन बच्चों को फिर से पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। SOS के माध्यम से शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। शायद इन बच्चों को समझाना पड़ेगा कि स्कूल छोड़ना ठीक वैसा ही है जैसे बीच फिल्म में सिनेमा हॉल से बाहर निकलना, दोनों ही मजा किरकिरा कर देते हैं। समाचार संख्या 3। IFFCO ने दूर की हिमाचल के किसानों की टेंशन।
प्रदेश में यूरिया खाद की कमी को पूरा करने के लिए IFFCO ने 2660 टन खाद का स्टॉक हिमाचल पहुंचा दिया है। ये खबर सुनकर किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चंडीगढ़ और होशियारपुर से 2 भागों में स्टॉक पहुंचाया गया है। होशियारपुर से ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर जिला के लिए 1325 टन यूरिया भेजी गई है, जबकि चंडीगढ़ से सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और बिलासपुर जिला के लिए 1335 टन यूरिया की सप्लाई की गई है। ऐसा लगता है यूरिया अब किसी सुपर हीरो की तरह किसानों के लिए संकटमोचक बनकर आया है। किसानों के अनुसार प्रदेश में 25% यूरिया खाद की सप्लाई कम होने के कारण वे काफी परेशान थे। सहकारी सभाओं और हिमफेड एजेंसियों में खाद की कमी के कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रही थी, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब किसानों को लग रहा होगा कि यूरिया की कमी का साया उनके सिर से हट गया है। नैनो यूरिया को प्रमोट करने पर जोर। फसलों में यूरिया खाद के प्रयोग को कम करने के लिए सरकार नैनो यूरिया को प्रमोट करने पर जोर दे रही है। लगता है नैनो यूरिया अब किसानों के लिए नया ट्रेंड बनने वाला है। कंपनी ने यूरिया खाद की सप्लाई को 20 से 25% तक कम कर दिया है, ताकि नैनो यूरिया को ज्यादा बल दिया जा सके। शायद अब किसानों को यूरिया के बजाय नैनो यूरिया की नई तकनीक से दोस्ती करनी होगी। 2 दिन पहले ही पहुंचा बड़ा स्टॉक। IFFCO ऊना के क्षेत्रीय प्रबंधक माशूक अहमद ने बताया कि प्रदेश सहित जिला ऊना में 2 दिन पहले ही यूरिया खाद का बड़ा स्टॉक पहुंचा है। जिला ऊना में यूरिया खाद की कोई भी कमी नहीं है। कंपनी की ओर से हिमाचल को 2660 टन खाद की सप्लाई की गई है। इसमें जिला ऊना को 625 टन की यूरिया की सप्लाई मिली है। अब किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरिया खाद की कोई भी कमी नहीं है। ऐसा लगता है किसानों की सभी टेंशन अब हवा हो गई है। समाचार संख्या 4। दिल्ली से गगल की हवाई सेवाएं रद्द, यह रहा कारण। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली के टर्मिनल 1 में हुए हादसे का असर गगल हवाई अड्डे पर भी पड़ा है। स्पाइस जेट की 2 विमान सेवाएं बाधित हो गई हैं। यह स्थिति कुछ वैसी ही है जैसे आप सिनेमा हॉल पहुंच जाएं, लेकिन फिल्म देखने का मौका न मिले। गगल हवाई अड्डे के वायु यातायात प्रभारी अमित सतलानी ने बताया कि दिल्ली से गगल आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की एक सेवा रद्द हो गई और एक विमान निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से पहुंचा। हालांकि एलायंस एयर की शिमला से गगल और दिल्ली से गगल के लिए दोनों विमान सेवाएं अपने निर्धारित समय पर ही गगल हवाई अड्डे पर पहुंच गईं। स्पाइस जेट की एक सेवा दिल्ली से गगल पहुंची, लेकिन टर्मिनल 1 में हुए हादसे के कारण 2 सेवाएं प्रभावित हुई। ऐसा लगता है दिल्ली का टर्मिनल 1 मानो किसी नाटक का मंच बन गया हो, जहां स्पाइस जेट और इंडिगो के विमान सेवाओं को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। ज्ञात रहे कि टर्मिनल 1 से स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइंस के विमान गगल हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरते हैं और एलायंस एयर दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से गगल के लिए उड़ान भरती है। सुबह के समय स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइंस के यात्री टर्मिनल 1 में हुए हादसे से पहले ही हवाई अड्डे में प्रवेश कर गए थे। उनके लिए यह किसी अप्रत्याशित ट्विस्ट से कम नहीं था, जैसे अचानक से टीवी सीरियल में विलेन की एंट्री हो जाए। स्पाइस जेट और इंडिगो की विमान सेवाएं रद्द होने से यात्रियों को निराशा का सामना करना पड़ा। हो सकता है कि अगले बार वे अपने सफर की योजना बनाने से पहले हवाई अड्डे के मौसम और ट्रैफिक रिपोर्ट चेक करना न भूलें। समाचार संख्या 5। पंजीकृत श्रमिकों के बनेंगे PHH राशन कार्ड। अब देश भर में ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड न होने पर और APL में होने पर उन्हें प्राइमरी हाउस होल्ड PHH में कन्वर्ट किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब श्रमिकों को मुफ्त और सस्ता राशन मिलेगा, जैसे किसी लॉटरी का जैकपॉट लग गया हो। देश भर में ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू हो चुका है, जिससे उन्हें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA का लाभ मिल सके। पंजीकृत श्रमिकों को अपने संबंधित पंचायत क्षेत्र के सचिव और शहरी क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर के पास जाना होगा। अब हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से इस संबंध में सभी जिलों के रजिस्टर्ड श्रमिकों का डाटा एकत्रित कर छानबीन के बाद चयनित कर लिया गया है। लगता है राशन कार्ड बदलने की यह प्रक्रिया किसी हाई स्पीड ट्रेन की तरह युद्ध स्तर पर चल रही है।
योजना के तहत श्रमिक जिनका देश में कहीं पर भी राशन कार्ड नहीं है और साथ ही वे श्रमिक जिनका कार्ड APL और अन्य श्रेणियों में शामिल है और वे ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, उनके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत हर परिवार के प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2 किलो 800 ग्राम आटा और 2 किलो चावल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इतना ही नहीं, PHH राशन कार्ड होल्डर को चीनी, दालें और तेल भी अन्य कार्डों के मुकाबले सस्ते दामों पर मिल पाएंगे। राशन कार्ड बनाने के लिए ई-श्रम पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और रेजिडेंशियल प्रूफ अनिवार्य होगा। जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति विभाग कांगड़ा पुरुषोत्तम सिंह ने बताया कि इस संबंध में किसी भी अन्य जानकारी के लिए जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले से भी संपर्क किया जा सकता है। जिला कांगड़ा में 13,175 श्रमिक ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत हैं, जिनमें से 5,030 के PHH राशन कार्ड बनवा लिए गए हैं। अब श्रमिक अपने नए राशन कार्ड के साथ सुपर हीरो की तरह महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें अब सस्ता और मुफ्त राशन मिल सकेगा। हो सकता है कि अब वे अपने पड़ोसियों को भी सलाह दें कि अरे भाई, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवा लो, वरना आप मिस करेंगे इस राशन कार्ड लॉटरी का मजा। समाचार संख्या 6। कुदरत के कहर से सहमे लोग, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग से नुकसान। हिमाचल प्रदेश में मानसून के आने से पहले ही बारिश ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। शिमला और सोलन में हुई भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लगता है बारिश ने सोचा क्यों न थोड़ा हंगामा मचाया जाए। भूस्खलन से मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे कुछ समय के लिए गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। जैसे सड़कें कह रही हों, एक्सक्यूज मी, हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। उधर जुनगा रोड पर बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, मानो बारिश ने सोचा हो चलो घरों के अंदर जाकर भी देख लें। शिमला जिला में जगह जगह भूस्खलन से 8 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियां कह रही हों, हमें भी बारिश के इस रोमांच का हिस्सा बना लिया गया। शहर के मल्याणा, चमियाना, भाकुफर और मिनी कुफ्ताधार सहित अन्य स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है। शहर के साथ लगते पंचायती क्षेत्र चमियाना में 3 गाड़ियां मलबे में दब गईं। भाकुफर NH पर खड़ी गाड़ियों पर चट्टानें गिरने से नुकसान हुआ है। मलबे से 2 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जबकि एक अन्य को भी नुकसान पहुंचा है। मल्याणा में भी सड़क किनारे खड़ी 2 कारों पर मलबा गिरने से नुकसान हुआ है। टूटीकंडी के पांजणी में 2 कारें मलबे में दब गईं। 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कई भागों में 7 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश कह रही हो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के शेष भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 4 जुलाई तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने का पूर्वानुमान है। कुनिहार के गंभर पुल पर भूस्खलन से गिरा मलबा। कुनिहार व आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। इस बारिश के चलते कुनिहार नालागढ़ मार्ग पर गंभर पुल के समीप एक बार फिर भूस्खलन हुआ, जिससे भारी मलबा सड़क पर आ गया और बड़े बड़े पत्थर पुल पर आ गिरे। लगता है पहाड़ों ने भी सोचा चलो थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए, इस कारण यह मार्ग काफी देर के लिए बंद रहा। मलबा आने की सूचना मिलते ही लोक निर्माण विभाग ने अपनी मशीनरी व कर्मचारियों को मौके के लिए रवाना कर दिया था। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण सहमे हुए हैं। विशेषकर कुनिहार नालागढ़ मार्ग पर गंभर पुल व जावला गांव के लोगों की नींद हराम हो गई है। कुनिहार नालागढ़ सड़क पर थमे पहिए। गंभर पुल के साथ लगती ऊंची पहाड़ियों पर जावला गांव को भी खतरा मंडराने लगा है। पुल पर भी मलबा व बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिससे मार्ग बिल्कुल बंद हो गया। लगता है पहाड़ों ने सोचा अब और नहीं, हमें भी थोड़ा आराम चाहिए। बीते सोमवार को भी कुनिहार नालागढ़ मार्ग पर गंभर पुल के पास इसी स्थान पर बादल फटने से पहाड़ों से टनों मलबा सड़क व पुल पर आ गया था। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मानसून से निपटने को हिमाचल तैयार। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी विभागों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने मानसून के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी विभागों को किसी भी संभावित प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए निरंतर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी विभागों के साथ समन्वय से कार्य कर रहा है।
लगता है सरकार ने भी सोचा, बारिश हम तैयार हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार किसी भी प्राकृतिक आपदा की संभावित चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके दृष्टिगत विभिन्न स्तरों पर प्रभावी एवं सकारात्मक कदम उठाए हैं। आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत सभी जिलों के उपायुक्तों से निरंतर बैठकें आयोजित कर तैयारियों की समीक्षा भी की गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि बरसात के मौसम में एहतियात बरतें और नदी नाले के किनारे जाते समय विशेष रूप से सतर्क रहें। तो बारिश ने सबको जागरूक कर दिया है और अब सब तैयार हैं, जैसे कि एक बड़ी पार्टी का इंतजार कर रहे हों। समाचार संख्या 7। 1.10 करोड़ DPT वैक्सीन के डोज सप्लाई। हाल ही में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान CRI कसौली में DTP वैक्सीन का व्यापक स्तर पर उत्पादन किया गया है। CRI का कहना है कि उन्होंने DTP वैक्सीन के इतने सारे डोज बना दिए हैं कि अगर हर डोज को एक एक करके गिना जाए तो शायद अगले साल तक ही गिनती खत्म हो पाएगी। इस संस्थान ने पिछले वित्त वर्ष में सरकार की मांग के हिसाब से DTP वैक्सीन की 1,10,00,000 से अधिक डोज सप्लाई की है। इससे पहले के वर्ष में CRI ने करीब 1,09,47,000 से अधिक डोज की आपूर्ति की थी। लगता है CRI ने वैक्सीन उत्पादन को अपनी निजी मैराथन समझ लिया है। हर साल खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है। DTP वैक्सीन का उपयोग शिशुओं को डिप्थीरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टेटनस जैसी संक्रामक रोगों से बचाने के लिए किया जाता है। यह वैक्सीन बच्चों को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करती है। अब बच्चों को कह सकते हैं, बेटा ये वैक्सीन तुम्हें सुपरहीरो बना देगी। डिप्थीरिया के कारण बच्चों को सांस लेने में कठिनाई होती है। टेटनस बैक्टीरिया मिट्टी में पाए जाते हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर मांसपेशियों में ऐंठन पैदा करते हैं। पर्टुसिस शिशुओं में काली खांसी और खाने पीने में परेशानी करता है। एक तरह से कह सकते हैं ये तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसे हमें हराना है। गौरतलब है कि संस्थान के स्टॉक में मौजूदा समय में भी DTP वैक्सीन की लाखों डोज परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। संस्थान यह आपूर्ति विभिन्न राज्यों को मांग के अनुसार करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार के निर्देशों पर भी वैक्सीन की सप्लाई की जाती है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक वैक्सीन व अन्य उत्पादों की आपूर्ति। वैक्सीन आपूर्ति की सूची पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई सुपरमार्केट की शेल्फ में खड़े होकर उत्पादों की गिनती कर रहा हो। DTP डोज 11,067,290। इतने सारे डोज की गिनती करना खुद एक ओलंपिक स्पोर्ट्स बन सकता है। येलो फीवर डोज 221,138। ये संख्या भी कम नहीं है। येलो फीवर से बचने के लिए काफी है। एंटी रेबीज सीरम वायल्स 34,816। कुत्ते के काटने से बचाव के लिए तैयार। एंटी स्नेक वेनम सीरम वायल्स 803। सांपों से बचने के लिए खास तैयारी। डिप्थीरिया एंटी टॉक्सिन सीरम वायल्स 200। डिप्थीरिया के खिलाफ थोड़ा और सख्त। नॉर्मल हार सीरम वायल्स 25। घोड़े के सीरम की भी खास व्यवस्था। डायग्नोस्टिक AG ml 21,850। डायग्नोस्टिक के लिए खास मात्रा। साल्मोनेला ml 914। साल्मोनेला के लिए तैयारियां पूरी। वी कॉलरा ml 359। कॉलरा के लिए भी खास तैयारी। इन सभी डोज और सीरम की सूची देखकर लगता है कि CRI ने अपनी फैक्ट्री को एक वैक्सीन सुपरस्टोर में बदल दिया है। समाचार संख्या 8। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हाई कोर्ट तलब। एक ही मुद्दे पर दो अलग अलग जानकारी पेश करने पर प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने से जुड़े मामले में न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने श्याम लाल द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश पारित किए। कोर्ट के फैसले पर अमल को लेकर इस मामले पर सुबह हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष हिदायत पेश की गई थी। इस हिदायत के अनुसार BEO नालागढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी का अनुबंध काल वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन के लिए गिन लिया गया है और सभी वित्तीय लाभों की बकाया राशि प्रार्थी को चुका दी गई है। शिक्षा विभाग का कहना था कि हाई कोर्ट के आदेशों की पूरी अनुपालना कर दी गई है। इस पर प्रार्थी के वकील ने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि प्रार्थी को अभी तक कोई पेंशन नहीं लगाई गई है। लीव एनकेशमेंट और ग्रेच्युटी का बकाया भी नहीं दिया गया है,
जिस कारण कोर्ट ने सरकार से ताजा हिदायत हेतु मामला दोपहर बाद के लिए सुनवाई के लिए रखा। दोपहर बाद पेश हिदायत में बताया गया कि प्रार्थी का पेंशन से जुड़ा मामला अकाउंटेंट जनरल के कार्यालय में भेज दिया गया है और अनुबंध काल का समय गिनने के पश्चात संशोधित पेंशन का मामला भी अकाउंटेंट जनरल को भेज दिया जाएगा। कोर्ट ने सुबह के सत्र में दिए गए निर्देश और दोपहर बाद के सत्र में दिए गए निर्देश एक दूसरे के विपरीत पाते हुए कहा कि शिक्षा निदेशक ने दोपहर बाद की हिदायत में माना कि कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह अनुपालन नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग ने अभी तक संशोधित पेंशन का मसौदा भी तैयार नहीं किया है और यह भी नहीं माना है कि प्रार्थी को लीव एनकेशमेंट का पैसा दे दिया गया है। इन दो अलग अलग हिदायतों पर स्पष्टीकरण हेतु कोर्ट ने प्रारंभिक शिक्षा को तलब करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि वास्तव में न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों की जानबूझकर अवज्ञा की गई है। मामले पर सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की गई है। जमानत याचिकाएं खारिज। प्रदेश हाई कोर्ट ने शिमला में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या करने के बाद शव को जलाने के 11 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने आरोपों को गंभीरता और हत्या के तरीके को मद्देनजर रखते हुए आरोपी याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत प्रदान करने से इनकार कर दिया। आरोपों के अनुसार चोरी करने के शक में और मंदिर में आग लगाने को लेकर यह हत्या की गई थी। घटना राजधानी शिमला के बालूगंज थाना क्षेत्र के गलोट पंचायत में हुई थी। प्रार्थी राजीव, ताराचंद, गीताराम, शंकरलाल, रामलाल, राजेश, जगदीश, हरीश, आशीष, हेमंत और विनय पर आरोप है कि इन्होंने एक व्यक्ति को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था और कुछ प्रार्थी शव को जलाते समय मौके पर मौजूद भी थे। समाचार संख्या 9। इंडियाना एचपीयू में शैक्षणिक आदान प्रदान। अमेरिका पेंसिल्वेनिया स्थित इंडियाना विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने पूर्व में किए गए शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए हुए समझौता ज्ञापन पर चर्चा की। इस चर्चा के बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल और एचपीयू के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस प्रतिनिधिमंडल ने कुलाधिपति को सम्मानित भी किया। विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सतप्रकाश बंसल ने इन दोनों विश्वविद्यालयों के बीच हुए शैक्षणिक आदान प्रदान के समझौता ज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि दोनों विश्वविद्यालयों के छात्रों और प्राध्यापकों को एक दूसरे विश्वविद्यालयों में जाकर अध्ययन और अध्यापन की नई तकनीकों को समझना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों को संयुक्त डिग्री कार्यक्रम भी आरंभ करने चाहिए, जिससे इस आदान प्रदान को रोजगार परक भी बनाया जा सके। राज्यपाल ने कांगड़ा पेंटिंग और चंबा रूमाल जैसी विशिष्ट धरोहरों को भी शैक्षणिक आदान प्रदान के तहत लाने और आगे बढ़ाने के लिए कहा। इस प्रकार उन्होंने कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। अब यदि सब कुछ ठीक चला तो शायद हम भी भविष्य में कांगड़ा पेंटिंग और चंबा रूमाल को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच फेमस हैंडीक्राफ्ट्स 101 इंच क्लास में पढ़ते देख सकेंगे। अंत में राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को धन्यवाद देते हुए कहा कि भविष्य में भी ऐसे शैक्षणिक आदान प्रदान कार्यक्रम जारी रहेंगे। शायद इस आदान प्रदान के बाद इंडियाना विश्वविद्यालय में छात्रों को हिमाचली पारंपरिक वेशभूषा में डांस करते और हिमाचली व्यंजनों का स्वाद लेते देखना भी संभव हो जाएगा। अब बस हमें इंतजार करना है कि कब इंडियाना विश्वविद्यालय में हिमाचली फेस्टिवल का आयोजन होगा। क्या आप अपने डिवाइस पर बस टैप करके आसान पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हैं? एमस्टर कॉम्बैट पेश करता है एक ऐसा गेम जो जुलाई में क्रिप्टो मार्केट में लिस्ट होने वाला है और कम से कम 1 भारतीय रुपए की कीमत पर। फोन पर टैप करके पैसे कमाने का इंतजार है? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और टैप करके आसान पैसे कमाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।